आरएसजीएम त्रिपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो हिंदी व्याकरण से है और इसमें हम व्यंजन वर्ण के बारे में सीखेंगे। व्यंजन वर्ण विगत वीडियो में भी कुछ बता दिया गया था, उसके संबंध में। व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी सहायता की जरूरत है, किसी सहारे की जरूरत है, यह स्वतः उच्चारित नहीं हो पाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी कुल संख्या 33 है। कितने हैं? 33 हैं। व्यंजन वर्णों को विभिन्न तरीकों से समूहों में बांट दिया गया, समूहों में बांटा गया। सबसे पहले हम व्यंजन वर्णों को 3 भाग में बांटते हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। नाम से भी स्पष्ट है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण मुंह के अंदर किसी भाग के मात्र स्पर्श करने से ही होता है, सिर्फ स्पर्श हो जाने से होता है, वह कहलाता है स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कुल मिलाकर 25 अक्षर आते हैं। वे हैं कवल, कवल, क, ख, ग, घ, ङ, चवल, च, छ, ज, झ, य, टवर, ट, ठ, ड, ढ, न, टवर, त, थ, द, ध और न। पवर, प, फ, ब, घ और म। इस प्रकार से इसके अंतर्गत कुल 25 वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। अंतस्थ जिन वर्णों का उच्चारण मुख के आंतरिक भागों से होता है, आंतरिक भाग जैसे है जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ, इनके स्पर्श, इनके परस्पर टकराने से होता है, उसे हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इनकी कुल संख्या है 4: य, र, ल और वो। इन्हें अर्ध स्वर भी माना जाता है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर की श्रेणी में इसको रखा जाता है। स्वर की भांति भी ये उपयोग में आते हैं। और अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने ऊष्मा, गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह के अंदर वायु घर्षण द्वारा गर्म होकर के निकलती है, गर्म वायु से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वही तो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं: तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर,
दंत स और अ। ये 4 वर्ण हैं जो उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और व्यंजन वर्ण को हम 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि व्यंजन वर्णों को 3 वर्गों में बांट दिया गया, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। पुनः दूसरे तरीके से हम व्यंजन वर्णों को 2 वर्ग में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं आता, हकार का उच्चारण नहीं हो पाता है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे यहां पर ध्यान देंगे, इसको अगर अंग्रेजी वर्णों में लिखें, के से ग, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वर्ग जो है, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन वर्गों में पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ है, वहां पर एच नहीं आ रहा है, अर्थात हकार का उच्चारण नहीं है। तो ये 1 नंबर, 1, 3 और 5, प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5। उसके बाद य, र, ल, व, इन सबों में ह का उच्चारण नहीं आता है और ये कहलाते हैं अल्प प्राण। ठीक है। और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि आता है, यहां देखिए सेकंड, फोर्थ, इसमें हकार की ध्वनि आ जाता है, तो वो कहलाएगा दीर्घ प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इस प्रकार से 2 वर्ग हो गया। इसका आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, इस सब में एच आएगा, एच वाला जो है। उसके बाद तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर और अ, ये वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और फिर हम लोग ध्वनि घर्षण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांट देते हैं, घोष और अघोष। 2 भागों में बांटेंगे, घोष और अघोष। घोष कहेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी तंत्रिकाएं झंकृत होती है, उन्हें हम घोष कहेंगे। और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती हैं, वे कहलाते हैं अघोष। घोष और अघोष 2 वर्गों में बांटा गया, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। इसमें घोष वर्ण के अंतर्गत आपने देखा, घोष के अंतर्गत ये जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग 5 वर्ग हैं, उनके तीसरा, चौथा, 5वां ये आते हैं घोष वर्ण के अंतर्गत। और दूसरा, पहला, ये जो वर्ण हैं ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 वर्गों में बांट दिया, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। जिनमें हमारी वाग इंद्रियां झंकृत होती है वह घोष वर्ण कहलाता है, जिसमें झंकृत नहीं होती है वह अघोष वर्ण कहलाता है।
अब आगे देखना है संयुक्त व्यंजन, इसी को संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में जब दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं लेकिन उनके बीच स्वर मूलक चिन्ह आता नहीं है, तब इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत अक्षर, त्र, ज्ञ इन्हें रखा गया है। अक्षर जो बना हुआ है वह मूल रूप से क और मूर्धन्य स के संयोग से, त्र जो बना हुआ है त और र के संयोग से बना हुआ है, ज्ञ ज और य के संयोग से। इस प्रकार से यहां पर देखेंगे स्वर मूलक चिन्ह नहीं है और क के साथ और नहीं है और उसमें मूर्धन्य स जुड़ गया है। तो हलन मीन्स तो के साथ और नहीं है, र जुड़ गया तो त्र हो गया। इस प्रकार से जब दो व्यंजन वर्ण बिना स्वर मूलक चिन्ह लिए ही आपस में जुड़ जाते हैं, इन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। अगला है अयोगवाद। अयोगवाद अनुस्वार और विसर्ग दो ऐसे ध्वनि हैं जिनको हम लोग अयोगवाद कहते हैं। जिसका चिन्ह ऐसे है। और विसर्ग ये अयोगवाद के श्रेणी में आते हैं। चूंकि स्वर की भांति ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो पाते और इनसे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हो पाती, शुरू हो पाती है। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है, इसलिए इनको स्वर नहीं कह सकते हैं और ध्वनि का शुरुआत भी हम लोग इनसे नहीं कर पाते, इसलिए व्यंजन नहीं कहा जा सकता। इसलिए इनको न स्वर न व्यंजन दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये अयोगवाद कहलाते हैं। इनसे किसी शब्द का शुरुआत नहीं होता। हिंदी में दो वर्ण हैं जिनमें तलबिंदु पाया जा रहा है। बड़ी र द तलबिंदु लग गया, बड़ी र कहलाता है। और ढ में भी तलबिंदु दे दीजिए। यहाँ इन दो वर्ण ऐसे हैं जिनसे शब्दों का शुरुआत नहीं होता और इसे हम लोग अयोगवाद कह सकते हैं। अब आगे है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान कुल मिलाकर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। कंठ जो वर्ण कंठ से बोला जा रहा है कंठ वर्ण कहलाता है। जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं तालव्य कहलाते हैं। मूर्धा से बोले जाते हैं मूर्धन्य कहलाएंगे। दांत से बोले जाते हैं दंत वर्ण और ओष्ठ से बोले जाएंगे ओष्ठीय वर्ण कहलाएंगे। नासिका से जो बोले जाएंगे नासिका वर्ण। इस प्रकार से नासिक वर्ण कहलाएगा। ओठ से बोले जाने वाले ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। इस प्रकार से वर्णों का उच्चारण स्थान कुल मिलाकर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका है। और इन्हीं की सहायता से वर्णों का उच्चारण होता है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुंह के किसी भाग और नासिका की सहायता से होता है। मुंह के किसी भाग से और नासिका इन दोनों के संयोग से होता है तो वो कहलाता है अनुनासिक वर्ण। उनको हम लोग कहते हैं अनुनासिक वर्ण कहते हैं।
जो वर्ण कंठ से उच्चारित हुआ कंठे, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से हुआ तालव्य, जिनका उच्चारण मूर्धा से हुआ मूर्धन्य, जिनका उच्चारण दांत से हुआ दंते, जिनका उच्चारण ओष्ठ से हो गया ओष्ठ्य, जिनका उच्चारण मुंह के किसी भाग से और नाक की सहायता से होता है, नासिका की सहायता से होता है, उसको कहते हैं अनुनासिक। ठीक है। अब पहला है कंठ। कंठ से कौन कौन वर्ण बोले जाएंगे? कंठ से अ आ क वर्ग और ह, अ आ क वर्ग और ह, ये कंठ से उच्चारित होते हैं, कंठ वर्ण है। हर्ष ई दीर्घ ई च वर्ग यो और तालव्य सौ, इनका उच्चारण तालु से होता है, ये तालव्य वर्ण कहलाएंगे। री री हर्षरी और दीर्घ री, टवर रॉ और मूर्धन्त स्व, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, उन्हें मूर्धन्त वर्ण कहेंगे हम लोग। रे तवर लौ और दंत स्व का उच्चारण दांत से होता है, इन्हें हम लोग कहते हैं दंत्य वर्ण। हर्ष उ दुर्ग उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से, इसीलिए हम लोग इसको ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। और जितने भी पंचमाक्षर हैं, जैसे क ख ग घ अरम, अरम हो गया पंचमाक्षर, च छ ज झ ञ, ञ हो गया पंचमाक्षर, ट ठ ड ढ नौ पंचमाक्षर है, त थ द ध नौ पंचमाक्षर है नौ, और प फ ग म म क्या हो गया पंचमाक्षर। ये जो पंचमाक्षर हैं, अनुस्वार चंद्र बिंदु, इनका उच्चारण स्थान नासिका। कहां है? नासिका। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, कंठ और तालु दोनों जुड़ करके। ओ और औ कंठ और ओष्ठ के मिलने से होता है, उन्हीं से उच्चारण होता है। व का दांत और ओष्ठ की सहायता से उच्चारण हो पाता है। ये है हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान। कुल मिलाकर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये 6 स्थान हैं जिनकी सहायता से वर्णों का उच्चारण होता है, और उच्चारण स्थान का स्थान आधार पर ही हम इन वर्णों का नाम देते हैं। आगे है अनुतान, ध्वनि और लिप। अनुतान मन की भाव व्यक्त करने में बोली की जो लहरें हैं उसको हम ऊंची और नीची करते हैं, और इसी ऊंची नीची लहर को ही सुर या अनुतान कहा जाता है। पूरे शब्दों या पूरे वाक्यों में सुरों का जो उतार चढ़ाव होता है उसी को कहा जाता है अनुतान, और सुरों के उतार चढ़ाव से शब्द समान रहने के बाद भी भाव बदल जाता है। शब्द एक जैसा होगा लेकिन उसका भाव बदल जाएगा। जैसे हम 3 वाक्य लिख रहे हैं, राम घर जाता है, साधारण सा कथन है, पूर्ण विराम देंगे, स्पष्ट रूप से स्टेटमेंट है, और सीधा सीधी हम लोग राम घर जाता है सीधे कह दिए। इसी में कहें राम घर जाता है, राम घर जाता है, आश्चर्य व्यक्त करना है, विस्मय प्रकट हो रहा है, यह विस्मय सूचक कहने का शब्द वही है, कहने का ढंग बदल गया, तान को हमने बदल दिया। और फिर कहें राम घर जाता है, प्रश्न पूछने का संसार है, भाव वाला। राम घर जाता है, प्रश्न पूछने का संसार, ये प्रश्न वाचक वाक्य बन गया। केवल कहने का स्टाइल बदल देते हैं, समय अवधि को बदल देते हैं, तो उसका भाव बदल जाता है, और इसी चीज को हम लोग स्वरों में जो उतार चढ़ाव होते हैं यह कहलाता है अनुतान।
ध्वनि हम अपनी भावना को बोलकर व्यक्त करते हैं, यही ध्वनि है। हम अपनी बाक इंद्रियों के द्वारा बोलकर अभिव्यक्ति करते हैं, या मौखिक भाषा है, यही ध्वनि कहलाता है। जो भी वर्ण आप देख रहे हैं उसको हम बोलकर उच्चारण करते हैं, वह ध्वनि और है लिपि। इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप हम डालते हैं, लिख कर के प्रकट करते हैं, वह कहलाता है। जिस साधन के द्वारा हम लिखकर अभिव्यक्ति करते हैं वह लिपि कहलाता है। विभिन्न भाषाओं में विभिन्न ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है और इसी ध्वनि संकेत को हम लिपि कहते हैं। धन्यवाद।